असल जो चीज़ दुनिया में बनती है ना, वो बनती है माहौल से। आप जैसा माहौल क्रिएट करोगे, जैसा अपने आप को जिस माहौल में रखोगे, उस हिसाब से सब लोग निकलेंगे। तो यहाँ पे आने का जो मकसद है, सर से मेरी ऐसे ही बारिश हुई थी तो हम निकले थे, तो फिर यहाँ से गुज़रे तो फिर सर से मुलाकात हो गई, फिर सर से कुछ डिस्कशन हुई तो फिर सर ने कहा कि आप आ जाएं। तो उस हिसाब से अब हम वहाँ पे यूनिवर्सिटी में टीचिंग में बैठे हुए हैं, तो हमें पता चलता है कि किस एरिया के स्टूडेंट क्या हैं। अगर सपोज़ करें कि मेरे पास मीरपुर खास का A1 ग्रेड वाला है, मैं उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से बोर्ड से पैसे दे के A1 ग्रेड लिया हुआ है। अगर वही मीरपुर खास का B या C ग्रेड वाला होता है तो उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उसको कुछ आता भी है। तो हर एरिया ने यूनिवर्सिटीज़ में अपने हिसाब से एक पोजीशन बनाई हुई है कि अगर हमारे पास इस एरिया से बच्चा आ रहा है तो ये इतना टैलेंटेड होगा, हमें पहले से पता चल जाता है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, जैसे खैरपुर मीरस में एक नाज स्कूल है, वहाँ से जो बच्चे आते हैं वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। लेकिन अब मेन मसला ये है कि टैलेंट होना, हार्ड वर्कर होना और बाय लक कुछ आगे जाना, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंटेलिजेंट हर सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हो। तो मेनली अगर आप अभी पूरी दुनिया में देखेंगे तो दुनिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे हर कंट्री में, वो आपको मिलेंगे ज़्यादा ईरानियन, इंडियन और श्रीलंकन। ये आप दुनिया के अगर किसी भी ग्रुप में जाके PhD करते हैं, किसी भी रिसर्च ग्रुप में करते हैं, आपको ये 3 कंट्री वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। अब उसका मेन सबब क्या है कि दे आर गुड इन फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। हम ऐसे मुआशरे से या ऐसी जगहों से हमारे पास साथ ताल्लुक़ है कि हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल काम नहीं कर सकते, लेकिन फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको बस पेन और पेपर चाहिए और दूसरा दिमाग चाहिए, आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। यानी कि अवेलेबल रिसोर्सेज अगर आप एक साल के 500 रुपये इन्वेस्ट करते हो ना पेपर्स पे और पेन पे, आप पूरा साल बिज़ी हो जाओगे। ऐसा है या नहीं है? फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स में जस्ट 500 रुपये के पेपर और पेन और पूरा साल आपको वो पेपर ही आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस तो सर से मेरा यही हुआ था, बल्कि हम ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम इन दोनों चीज़ों में आगे करें, एक मैथमेटिक्स और दूसरी फ़िज़िक्स। क्योंकि जितनी भी आपकी इवन आजकल मेडिकल जो है ना, मोर देन 80% जो है वो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स है। क्योंकि आप देखते हो कि आजकल पढ़ाने के लिए रोबोट हैं, ठीक है, मतलब टीचर को रिप्लेस कर रहे हैं। कुछ माइनर सर्जरीज़ के लिए हमारे पास रोबोट्स हैं, यानी कि डॉक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट या लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया पूरा उनको शिफ्ट कर रहा है। लेकिन वो सारी की सारी जो ब्रांचेज़ हैं वो किसकी हैं? फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स की। तो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स अगर आपने एक बच्चे की सबसे अच्छी कर दी ना, तो आप उसको बनाओगे यूनिवर्सल कंपेटेबल स्टूडेंट, कि वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कंट्री में चला जाएगा तो सरवाइव कर लेगा। और नाम किसका होगा? उस एरिया का। क्योंकि यहाँ पे जितने भी पढ़ते हैं ना, अब आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट क्यों बना अलग से तहलका? मतलब अगर सेम डिस्ट्रिक्ट के हैं तो मतलब एक बिग फैमिली है, ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई पूरा मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट है तो सारे एक ही घर के हैं, लेकिन घर थोड़ा बड़ा है, मिलियंस में बंदे हैं। फिर तहलका होता है, फिर सब डिवीज़न या यूनियन काउंसिल। तो वो छोटे छोटे जो एरिया है ना, आपको उस हिसाब से अगर आपके पास इतनी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे तो आप नाम बना सकते हैं। क्योंकि जिस मुआशरे में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे होंगे उस मुआशरे में आपको रहना भी बहुत आसान होगा, कि बड़े से बड़े मसले को इंसान समझेगा भी बहुत आसानी से। अब अगर हम बात करते हैं फ़िज़िक्स की या मैथमेटिक्स की, तो भाई इतने इम्पोर्टेंट क्यों है कि अगर आपके पास यहाँ पे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई एलीट क्लास तो आता नहीं होगा, हमारे जैसा ही आता होगा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास। हमारा भी ताल्लुक़ उनसे है और हम पढ़ा भी ऐसे रहे। तो अगर कास्ट सिस्टम जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उस हिसाब से देखे जाएँ तो आप सब मिडिल और लोअर मिडिल एक ही ख़ानदान के हो, एक ही फैमिली है, तो आप अपने ही बच्चों को पढ़ा रहे हो। और ये भी सबसे बड़ी नेमत होती है कि इंसान की, कि वो आगे अपने ही बच्चों को पढ़ा रहा है। और बहुत इम्पॉर्टेंट जॉब है ये, क्योंकि यही बच्चे। और दूसरा जो है कि स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा होना चाहिए कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट वो कौन देता है? वो प्राइमरी स्कूल के टीचर या इंटर तक के टीचर। पर्सनैलिटी डेवलप ज़्यादातर आप करते हो।
हमारे पास तो जैसे सर अभी बोल रहे थे ना कि हम इंटर के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, हमारे पास तो इंटर से भी बड़े आते हैं। तो हमारा कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे नहीं होता। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बेसिकली तो काम ये पेरेंट्स का होना चाहिए, टीचर का सिर्फ पढ़ाना होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि ये दोनों काम टीचर को कहते हैं। कि अब जो बच्चा है ना, बच्चा हमारे माशरे में भी पिंग पोंग है। पिंग पोंग कैसे है कि पेरेंट्स कह रहे हैं टीचर को कि तुम समझाओ और टीचर कह रहे हैं पेरेंट्स को तुम समझाओ। वो बेचारे की पिंग पोंग चल रही है इधर से उधर। जैसे पिंग पोंग गेम होती है ना, हल्का सा बस बाल को टच कर देते हैं तो बाल घूम रहा होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास सारे भी ऐसे घूम रहे होते हैं, पेरेंट्स सारा टीचर के ऊपर और टीचर सारा पेरेंट्स के ऊपर। तो ऐसे मुआशरे में आप लोगों का थोड़ा बहुत काम बनता है कि आप उसको सिर्फ सही और गलत को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन वो आपका ज़्यादातर सिखाना काम नहीं है, आपकी ड्यूटी से आउट है। क्योंकि आपके पास बच्चे 8 घंटे आते हैं, 16 घंटे पेरेंट्स के पास हैं। आप अगर उसमें 100% भी मेहनत करोगे ना, तब भी रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 0। क्योंकि आपके पास तो वो टाइम कितना है? 8 घंटे। उस 8 घंटे में भी 6 घंटे तो आप उसको ऐसी चीज़ें पढ़ाते हो जो ना आपने देखी है ना उन्होंने देखी है मोस्टली। बाकी कोई 2 घंटे 1 घंटा होगा जनरल रिलेशनशिप्स का जो वो बात करते हैं। उन 2 घंटे में आप उसको इखलाक तो नहीं सिखा सकते। तो वो ज़्यादातर काम है पेरेंट्स का। अब दूसरा होता है बच्चे की साइकोलॉजी। अब जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं ना, काफ़ी बच्चे होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं। लेकिन जो बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंजीनियर नहीं बन सकते। उनका रटा बहुत अच्छा होता है। वंस अगर तो हम उसको कहते हैं कि बेटा आप तो बायोलॉजी में चले जाते, केमिस्ट्री में चले जाते, यहाँ पे तो आपका सर्वाइवल मुश्किल है। तो अगर सर कौन बताया, मैं बस जो भी मिला हम आ गए। तो स्टूडेंट को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करना बहुत आसान है कि अगर एक स्टूडेंट आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है ना वो 10 मिनट वाला जो आप 10 मिनट में सॉल्व करते हो, अगर वो बच्चा 15 मिनट में कर लेता है, दैट मीन्स ही इज़ गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगर उसको मैथमेटिक्स अच्छी आ गई तो उसका मतलब ये है कि वो फिज़िक्स में भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट आपस में कंपेटेबल हैं। तो ऐसे बच्चों को फिर उन छोटे बच्चों का ग्रुप होना चाहिए कि भाई आप जैसे टीचर ने ऑब्ज़र्व किया कि ये 5 बच्चे हैं जिनकी फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, तो उन 5 बच्चों को हम साथ ही साथ में अलग से उनको वर्क दें। ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो हमारे पास फिर क्लासेस के कंपटीशन, कि जैसे क्लास 3 है, क्लास 4 है, 5 है। तो अगर एक बच्चा ज़्यादा सीखना चाहता है कि भाई मुझे मैथमेटिक्स उसको अच्छी समझ में आ रही है, क्योंकि जिस बंदे को जो काम मज़ा देगा वो तो उसी काम में जाएगा। तो अगर वो 3 क्लास में, आप भले उसको 4 के साथ मैथ के क्लास अटेंड कराओ या उनके साथ उनका कंपटीशन करवाओ। अगर आपके पास 1000 की स्ट्रेंथ है ना, तो आपके पास 100 ऐसे बच्चे होंगे, या मे बी कि 100 से भी कम हो। उनको आइडेंटिफाई करना है। बाकी बच्चों की कैरियर काउंसलिंग, कि भाई एक बच्चा है उसको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता ना, उसको बायोलॉजी पकड़ा दो, केमिस्ट्री पकड़ा दो, उनका फिर अलग ग्रुप बनाओ, तो वो आपको 20-30% वो निकलेंगे। बाकी जो आपके पास 40-50% बच्चे होंगे, उनमें से आपको डेफिनेटली आपको ही पता होगा कि इनमें से ये 10-20% तो इंटर ही मुश्किल से करेंगे, बाकी कुछ जाएंगे आगे फील्डों में। तो बच्चों की जो इस हिसाब से सेम बच्चों को आपस में फ्रेंडशिप करवाना, ये भी एज ए टीचर का काम होता है। और ये काम बहुत आसान है, इसके बजाय कि आप उनको बैठ के अखलाकियात सिखाओ। भाई इसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, इसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, क्लास 3 में है, एक 4 में, एक 5 में, भाई आप साथ में बैठो, ये काम में आप करो। उनको छोटे छोटे चैलेंजेस दो कि भाई ये तो तुम नहीं कर सकते, ये तो तुम नहीं कर सकते। होता क्या है, बहुत आसान है। आजकल तो आपके पास इंटरनेट भी अवेलेबल है, बुक्स भी सारे के सारे अवेलेबल हैं। क्यों मैथमेटिक्स और फिज़िक्स ज़रूरी क्यों है? अब आप इंग्लिश में अगर हम जाते हैं ना, तो हमारे पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट हैं। कितने? 26। तो 26 से कॉम्बिनेशन में बहुत सारे बन जाते हैं। उसके बाद फिर लैंग्वेज बन गई पूरी। अब हमारा जोर सिर्फ इंग्लिश पे होता है। तो यहाँ पे होता है ना कि भाई इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इफ़ इज़ गुड इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश दैट मीन्स ही इज़ वेरी टैलेंटेड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इंग्लिश वो जहाँ पे भी जाएगा आगे, अगर चल के वो PhD में कहीं पे चला गया, वहाँ पे इंग्लिश माहौल, इंग्लिश तो वहाँ पे सीख लेगा।
वो उसका अपना काम है। और नहीं तो हॉलीवुड की 100-150 मूवीज़ देखेगा तो उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या है, 0 से लेके 9 तक टोटल कितने अल्फ़ाबेट हुए? 10। 0 से लेके 9 तक 10 ये हो गए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि टोटल लैंग्वेज कितनी है? 12 कैरेक्टर्स की। वहाँ पे 26 हैं और वहाँ पे 12 हैं, मतलब आपके जो एफर्ट्स लगेंगे वो आधे से भी कम। और सिर्फ नंबर्स हैं, कोई मीनिंग नहीं होती। 1 2 3 उनके जितने भी कॉम्बिनेशन बनाओ क्या बनेगा? नंबर ही बनेगा, और उसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो लैंग्वेज वाले हज़ार्ड से आप, लेकिन आप समझते क्या हो उसमें कि मैथमेटिक्स को जनरली कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ नेचर। लैंग्वेज ऑफ नेचर यानी कि कुदरत की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब उस मैथमेटिक्स में अगर मैं सिंपल आपको कहूँ कि जिसने इन्वेंटेड किया था, मतलब ज़ीरो, अल-ख़वारिज़मी मोस्टली ज़्यादातर वही कहते हैं, इंडियन कहते हैं कि नहीं हमारा था, लेकिन तब कुछ हिस्ट्री इतनी, क्योंकि ये इतना जब हुआ था तब इतना खास इवेंट नहीं था कि ये ज़ीरो इन्वेंशन इतनी बड़ी हो जाएगी। तो कुछ अपने क्लेम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो साइंटिफिक कम्युनिटी मानती है वो मानती है अल-ख़वारिज़मी को, क्योंकि तब जो सबसे ज़्यादा फील्ड होती थी वो होती थी फ़िलासफ़ी। तो फ़िलासफ़िकल वे में वो कह रहे थे कि खुदा एक है, उसका कोई भी शरीक नहीं है, मतलब ये हमारा ईमान है मुसलमान का। तो फ़िलासफ़ी में जब वो कह रहे थे कि लैंग्वेज ऑफ नेचर, तो अल-ख़वारिज़मी ने सोचा कि इसमें तो तौहीद हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ज़ीरो तो है ही नहीं, अल्लाह का कोई भी शरीक नहीं, तो कोई भी का तो कोई नंबर ही नहीं है, फिर ये कंप्लीट लैंग्वेज कैसे हुई? तो उसने दिया कि भाई ज़ीरो, कि अब आपकी लैंग्वेज कंप्लीटेड हो गई, आपने तौहीद लिख लिया, अब आपकी लैंग्वेज कंप्लीट है कि अल्लाह का कोई भी शरीक नहीं, तो कोई भी नहीं, उसका नंबर कौन सा बना? ज़ीरो। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा 1, कि अगर 5 के साथ हम 5 लिखते हैं ना, तो साथ में 1 मल्टीप्लाई भी हो रहा है और 1 डिवाइडेड भी हो रहा है, यही होता है। और लिखते नहीं हैं, लिखते हैं ना 1 साथ में, तो कुदरत वाला भी नज़र ही नहीं आता, लेकिन हर चीज़ को चलाने वाला और ख़त्म करने वाला वही ज़ात है, तो वो 1 आपका हिडन में भी आ जाता है। उसके बाद जब कुछ भी नहीं है तो 1 लिखो, ये मैथमेटिक्स में एग्ज़ाम्स होता है, जब कुछ भी नहीं है तो 1, भाई कुछ भी नहीं है तो 1 क्यों? इसको आप प्रूव करो। सपोज़ करते हैं, लेकिन प्रूव तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स में यही है कि एग्ज़ाम्स है। एग्ज़ाम्स मतलब जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप फ़िलासफ़िकली प्रूव करते हो। फ़िलासफ़िकल वे क्या है कि जब कुछ भी नहीं था तो एक खुदा था जिसने ये कायनात बनाई, तो कुछ भी नहीं का सवाल पैदा नहीं होता। जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे 1 है। तो ये भी मतलब फ़िलासफ़िकल वे में डिस्कशन हुई थी मैथमेटिक्स की। फिर पता चला कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल कंप्लीटेड लैंग्वेज है। और उसके बाद एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। मल्टीप्लिकेशन क्या है? इज़ अ फॉर्म ऑफ एडिशन, डिवीजन इज़ अ फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो 10 वो हो गए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब 12 अल्फ़ाबेट्स हो गए। उसके बाद फिर है उसमें जो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन, वो भी कॉम्बिनेशन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद 4 रिलेशंस हैं। क्या हैं? 4 रिलेशंस: डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। और वो आप रेगुलरली ऑब्जर्व करते हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना, तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ऐसा तो होता है। जैसे आप कहते हो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक रिलेशन ये है कि जितना राइट साइड पे बढ़ेगा उतना लेफ़्ट साइड पे बढ़ेगा। एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा और एक कम होगा, ये 2 रिलेशन है। तो आपके यहाँ दुनिया में आपके बल्कि दोस्तों में, रिश्तेदारों में कुछ ऐसे होंगे, आप उनको सीधा बोलोगे वो बात समझ जाएगा, कुछ उल्टी बात समझते हैं। तो एक डायरेक्टली हो गए और एक इन्वर्सली हो गए। उसके बाद 2 रिलेशन और हैं, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि राइट साइड पे माइनर चेंज, क्या माइनर चेंज, और अदर साइड पे ह्यूज चेंज। एक साइड पे माइनर चेंज और दूसरी साइड पे ह्यूज चेंज। और लॉगरिथमिक में क्या होता है कि एक साइड पे ह्यूज चेंज रिजल्टेंट है माइनर चेंज। तो ऐसे भी आपके पास होते हैं कि कोई हल्की सी बात सिर्फ उनको बोल दो, हाइपर हो गए। किन की सुबह शाम बेइज्जती करो, उसके बाद भी बोले थैंक यू वेरी मच,
तो ये भी आप लोगों ने सारे मुआशरे में देखे हैं। तो ऐसे आपके जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ और पैरामीटर्स हैं ना रियल वर्ल्ड में, साइंस में भी एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो आपके 12 हो गए वो कैरेक्टर और 4 हो गए रिलेशनशिप। अब आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, सब कुछ इसमें समराइज है। इससे आगे और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे साइंस ख़त्म है। दस अल्फ़ाबेट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हो गए 12 टोटल, और 4 हो गए रिलेशनशिप। इक्वल टू, नॉट इक्वल, सॉरी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। टोटल आपकी ये 16 चीज़ें हैं। ये 16 चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना तो आपको दुनिया समझ में आ जाएगी। देखें जनरली क्या होता है कि अगर आप पाकिस्तान में जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, आपका 1000 रुपये का चालान होता है। आजकल 1500-2000 रुपये की फ़ोटो कापीज़ हो जाती हैं। उसके बाद 300-400 रुपये TCS का खर्चा है। एक जॉब पे अप्लाई करने का 2500 रुपये का खर्चा है। ये बात आप मानते हैं? लेकिन उसी जॉब के लिए अगर आप बाहर सिर्फ आप CV भेजते हो, आपका इंटरव्यू होता है विदाउट एनी कास्ट। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, एक दिन का पैकेज करा लो, 10 रुपये में सारा सब कुछ हो गया। तो अब जो स्टूडेंट है ना, उनकी साइकी चेंज हो गई है। यहाँ पे मेरे आने का मतलब भी यही है कि स्टूडेंट को मैंने क्या कहा था, यूनिवर्सली कंपेटेबल पाकिस्तान के माहौल से बनाना ही नहीं है। जैसे इंडिया ने, मैंने एग्जांपल दिया, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, उन्होंने इन चीज़ों को करके इंटरनेशनली कंपेटेबल कर दिया। अब उनके बच्चे बाहर निकल जाते हैं। इवन अब जब हमारे पास ग्रेजुएट, मेरे जितने भी हमारे स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं, मोर देन 50% बाहर हैं पाकिस्तान से। वो नहीं करते कि हमें यहाँ पे जॉब करनी है। लेकिन पुराना ये था कि उनको कुछ ना कुछ जो है वो कि भाई यहाँ पे ही जॉब करनी है। अब स्टूडेंट की ये साइकी नहीं है। पहले ये होता था भाई अमेरिका में जाएंगे, माहौल कैसा होगा। अभी 10-15-20 लाख देखे और चले गए, पहले से ही पता है अमेरिका में क्या होगा। ठीक है, आप जापान जा रहे हैं, आपने 4-5 बंदों के 20 लाख लिख दिए कि जापानी पीपल्स हैं कैसे, और जापानी पीपल पाकिस्तान के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब आप जब जहाज़ में बैठे हो, आपको पता है कि वहाँ मेरे साथ ये होने वाला है, मुझे ये करना है, ये नहीं करना। तो आजकल ट्रैवलिंग भी बहुत आसान हो गई, ये बच्चे निकल रहे हैं। अगर कोई बिल्कुल एक्स्ट्रा टैलेंटेड होके और वापस आके वही जॉब करता है तो वो उसमें उसकी गलती है। हाँ वो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पेरेंट्स के हिसाब से, पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हम आपको नहीं जाने देते, तो वो वापस आ जाते हैं। लेकिन मोस्टली आजकल ऐसा नहीं हो रहा। जितने भी पास आउट हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हमें बाहर जाना है। इसी हिसाब में सिंध के कुछ हैं क्योंकि हमारा कल्चर। लेकिन अगर आप पंजाब और KP के देखेंगे ना, वंस वो जहाज़ पे बैठ गए, बाहर गए, वापस उनका यहाँ पे आना नहीं होता। बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा करेंसी ये होती है कि उसके लोग बाहर से कमा के उसको डॉलर्स देते हैं। उनका भी कोई खास बिजनेस नहीं है। ज़्यादातर साइंटिस्ट हैं बाहर पाकिस्तानी जो काम कर रहे हैं। मैं आपको जो यहाँ पे बता रहा हूँ ना, मैं अब सपोज़ करें कि अगर सिंपली मैं यहाँ पे देखता हूँ बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं। आजकल जैसे बच्चे आते हैं भाई IT सॉफ्टवेयर, आपके तलके में कितने सॉफ्टवेयर हाउस हैं? आप क्यों पढ़ा रहे हो? फिर छोड़ दो। सिर्फ इस लेवल पर पढ़ा रहे हैं कि कुछ नहीं बना तो भी कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चे 8-8 लाख, आपको पता है सिर्फ हैदराबाद में। अब हैदराबाद में प्रकाश कुछ खास डिफरेंस तो नहीं है, लोग भी वही नहीं रहते इतने। सिर्फ हैदराबाद में 140 सॉफ्टवेयर हाउस हैं और बराबर में मीर प्रकाश से कुछ भी नहीं है। क्या फ़र्क है? रीज़न क्या है इसके पीछे? अवेलेबिलिटी तो सेम ही है कि यहाँ के लड़के भी ग्रेजुएट आते हैं। और दूसरी बात कि महरान हो, सिंध हो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की 4 सीट्स होती हैं। हैदराबाद की 4 IT की, 4 सॉफ्टवेयर की। मीर प्रकाश की भी वही 4 IT की, 4 सॉफ्टवेयर की। सखर की भी 4 IT, 4 सॉफ्टवेयर। उमरकोट भी 4 IT और 4 सॉफ्टवेयर। अब उमरकोट में सारे आपको मेडिकल डॉक्टर मिलेंगे, अस्पतालों से भरा हुआ है? नहीं भरा हुआ, लेकिन वो लोग निकल गए। मतलब ये होता है सोच आप जो अपने आप को बनाओ। अगर आप वहीं पे सोच के आप करते हो, आपको तो फिर IT भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे फिजिक्स का भी कोई काम नहीं है, केमिस्ट्री का कोई काम नहीं है। फिर बड़ों की तरह वो एंटरप्रेन्योरशिप पे आ जाएं कि बच्चा जैसे बड़ा हो जाए 4-5 भैंसे लेके दो, जब तक बड़ा हो जाएगा उससे 25-40 तो हो ही जाएंगी। फिर वो साइकी बहुत आसान है, फिर आप उसमें चले जाओ। एंटरप्रेन्योरशिप भी बेस्ट है। लेकिन मेन चीज़ होती है कि चलो अगर आपके ज़्यादा स्टूडेंट नहीं निकले, अगर सभी जाते हैं ना इस प्रोसेस से गुजरते हैं, तो उसमें क्या होगा कि 8-10 को जॉब नहीं मिली, फिज़िक्स पढ़ ली, मैथमेटिक्स अच्छी, लेकिन जब वो यहाँ पे आके इसी स्कूल में पढ़ाएंगे तो उनके बच्चे तो फिर आगे जाएंगे जो उसके पढ़ाए हुए हैं, क्योंकि वहाँ के वो इंटरनेशनल कंपेटेबल बन जाएगा।
तो कुछ लोगों का इलाके में सेक्रीफाइस होता है, फिर जाके कुछ लोग निकलते हैं। अगर हम यही सोच लेके बैठ गए ना कि भाई कुछ भी नहीं होगा, मैं तो कहता हूँ कि एक बंदा अगर ग्रेजुएट होकर कंप्यूटर ऑपरेटर बन रहा है तो फिर तो उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए था। तो सारी जो लोग होते हैं वो इस हिसाब से दुनिया को समझते हैं। तो आपके पास क्या है, फिज़िक्स 20 चीज़ें मैंने बताई हैं टोटल। इनमें से अगर आपने मैथमेटिक्स, चलो 10 का तो आपको ऑलरेडी पता है, 0 से लेके 9 तक नंबर आपको पता है, बिलियन क्या होता है, ट्रिलियन क्या होता है, मतलब 10 तो आपके पास हो गई। बाकी कितनी बची हैं? 10। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आप लोगों को आती है, 12 मतलब आपके अच्छे से आ गए। बाकी सिर्फ उनका कॉम्बिनेशन है। तो 12 चीज़ें ये, और 4 आपके हो गए रिलेशन, और 4 आपके हो गए फोर्सेस। ये 20 चीज़ें, मतलब ये एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो अगर आप बच्चों को यहाँ पे सिखाएंगे तो वो दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएंगे ना, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ से बैठ के आपको कॉल करेंगे, सर बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ पे तो पढ़ाई बहुत आसान है आपकी वजह से।